दोस्तों, आज मैं आपको बो बुट्टू भूता की कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। एक बिल्कुल साधारण गांव, जहाँ चारों तरफ पेड़-पौधे, नदी, तालाब और भोले-भाले लोग रहते हैं। इसी गांव में एक महिला रहती है, जिसका नाम है रत्नमाला। रत्नमाला को गांव में लोग तांत्रिक मानते थे। जब किसी पर भूत-प्रेत का साया होता, तो लोग उसके पास झाड़-फूँक कराने आते। इसी वजह से गांव के लोग उससे डरते भी थे और जरूरत पड़ने पर उसी के पास जाते भी थे। रत्नमाला का एक बेटा था, बिट्टू। बिट्टू मछली पालन का काम करता था। गांव के बाहर एक तालाब था, जहां वह मछलियां पालता था। इस तालाब के लिए रत्नमाला ने लोन ले रखा था, लेकिन मछली का काम ज्यादा अच्छा चल नहीं पाता था। बिट्टू का सपना था कि वह गांव छोड़कर शहर जाए और खूब पैसा कमाए। इसका एक कारण था रिंकी। रिंकी उसी गांव की लड़की थी, जिससे बिट्टू प्यार करता था। रिंकी का खुद का छोटा सा मशरूम का बिजनेस था। गांव में बिट्टू का एक कॉम्पिटिटर भी था, जिसके तालाब में हमेशा मछलियों की भरमार रहती थी, जबकि बिट्टू के तालाब में गिनी चुनी मछलियां ही होती थी। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े भी होते थे। बिट्टू अपने जीवन से खुश नहीं था। एक तरफ उसकी माँ तांत्रिक विद्या करती थी, जिससे उसे शर्म महसूस होती थी, और दूसरी तरफ मछली पालन से ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि अगर रिंकी से शादी करनी है तो पैसे बहुत जरूरी है। एक दिन माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में बिट्टू कह देता है, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, और कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन बिट्टू सच में जाने की तैयारी कर लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है। वह देखती है कि घर के बाहर एक उल्लू बैठा है। रत्नमाला को कुछ अनहोनी का आभास होता है। वह कहती है, आज मत जाओ, कल चले जाना। लेकिन बिट्टू गुस्से में होता है। वह अपने दोस्त को बुलाता है और बाइक पर निकल जाता है। बिट्टू दुबई जाना चाहता था। वह एक एजेंट से मिलता है, जो बताता है कि दुबई जाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। बात पैसों पर आकर अटक जाती है। शाम को बिट्टू गांव वापस लौटता है। रात हो चुकी थी। दोस्त की राजदूत बाइक अचानक बंद हो जाती है। चाबी कहीं गिर चुकी होती है। अंधेरा, सुनसान रास्ता, चारों तरफ पेड़ पौधे। दोनों चाबी ढूंढने लगते हैं। चाबी खोजते खोजते बिट्टू रास्ते से हटकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी उसके दोस्त को धम की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर जाता है। बिट्टू जमीन पर गिरा पड़ा होता है। उसके हाथ में एक चाबी होती है, नुकीले कील जैसी। दोनों घर लौटते हैं। उस रात के बाद बिट्टू बिल्कुल बदल जाता है। अगली सुबह वो अपनी माँ के लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी आकर बताता है कि बिट्टू के तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं। सब जाकर देखते हैं। तालाब मछलियों से भरा हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मछलियां बेची जाती हैं और बहुत सारा पैसा मिलता है। बिट्टू रोज अपनी माँ को पैसे देने लगता है। रोज मटन बनाता है। उधर उसके कॉम्पिटिटर के तालाब से सारी मछलियां गायब हो जाती हैं। गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसकी बकरियां एक एक करके गायब होने लगती है। एक दिन खेत में सिर्फ बकरी की हड्डियां मिलती है, मांस का एक टुकड़ा तक नहीं। गांव में डर फैलने लगता है। बिट्टू के पास पैसा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके माँ के मन में शक पैदा हो जाता है। एक रात वह पानी पीने उठती है। बिट्टू के कमरे के पास जाती है और देखती है कि बिट्टू सोया नहीं है, वह कमरे में बैठा हुआ है। रत्नमाला को कुछ शक होता है। वह बिट्टू से पूछती है, क्या हुआ बेटा? बिट्टू शांत स्वर में कहता है, कुछ नहीं माँ, नींद नहीं आ रही है। रत्नमाला उसे देखती रहती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहती। अगले दिन गांव में हड़कंप मच जाता है। एक औरत पर अचानक भूत सवार हो जाता है। वह चिल्लाती है, तड़पती है, और गांव वाले उसे पकड़कर रत्नमाला के पास ले आते हैं। झाड़ फूक शुरू होती है। वह औरत बहुत ही डरावनी हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, और वह अचानक अपनी ही जीभ दांतों से काट लेती है। पूरा माहौल डर से भर जाता है। तभी वह औरत रत्नमाला की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारे बेटे को लेकर चली जाऊंगी। बेटे का नाम सुनते ही रत्नमाला चौंक जाती है। कुछ ही देर में भूत उस औरत के शरीर से उतर जाता है। औरत बेहोश हो जाती है और बाद में उसे घर भेज दिया जाता है। उस रात रत्नमाला को नींद नहीं आती।
उस औरत की कही हुई बात उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहती है। उसे बिट्टू का बदला हुआ व्यवहार याद आता है। जो बेटा पहले हर बात पर लड़ाई करता था, वही अब अचानक शांत हो गया था। रोज पैसे देने लगा था, रोज खाना बनाकर माँ को खिलाने लगा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा। और यही बात रत्नमाला को डरा रही थी। उधर गांव वाले बकरी चोर को पकड़ने के लिए रात रात भर जंगल और खेतों में घूमने लगे थे। हर कोई हाथ में लाठी और मसाल लेकर उस आदमी को ढूंढ रहा था जो बकरियों को इस बेरहमी से मार रहा था। एक रात बिट्टू देर से घर लौटता है। रत्नमाला उसे आते हुए देखती है। बिट्टू बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला जाता है। रत्नमाला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उसे चुपचाप देखती रहती है। लेकिन जैसे ही बिट्टू कमरे के अंदर जाता है, रत्नमाला की नजर उसकी परछाई पर पड़ती है और उससे उसकी परछाई दिखाई ही नहीं देती। वह घबराकर कमरे के पास जाती है। अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह जाती है। बिट्टू अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है और उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट है। वह उसे माँ कहकर बुलाता है। रत्नमाला समझ जाती है उसके बेटे पर किसी भयानक शक्ति का साया है। वह कांपते हुए पूछती है, तू तू कौन है? लेकिन वह कुछ नहीं बताता, बस उसे धमकी देता है कि इन सब बातों से दूर रहे। यहीं से रत्नमाला को अपने अतीत की याद आती है। बिट्टू अपनी माँ से इसलिए भी नफरत करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ ने उसके पिता की हत्या की है। लेकिन पूरा सच कुछ और था। बिट्टू का पिता खुद एक तांत्रिक था। वह शक्ति पाने के लिए अपने ही बेटे की बलि देने को तैयार था। उस रात जब वह बिट्टू को मारने वाला था, रत्नमाला ने पीछे से कपड़े से उसका गला दबा दिया। वह तब तक दबाती रही जब तक कि वह मर नहीं गया। फिर उसने उसे पेड़ से लटका दिया ताकि सबको लगे कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन उसी रात बिट्टू ने यह सब देख लिया था। उसे लगा माँ ने पिता की हत्या की है, जबकि असल में रत्नमाला ने अपने बेटे की जान बचाई थी। अब वही माँ देख रही थी कि कोई भयानक भूत उसके बेटे को अंदर से खा रहा है और एक माँ अपने बेटे को चाहे कैसा भी हो छोड़ नहीं सकती। अब वो भूत खुलकर रत्नमाला को धमकाने लगता है। वह कहता है, तू मेरे रास्ते में आई तो जान से मार दूंगा। तू नहीं जानती तू किससे उलझ रही है। जब वो रिंकी के सामने होता है तो बिल्कुल सामान्य बन जाता है। रिंकी से शादी की बात करता है और रिंकी खुश हो जाती है। उधर एक रात गांव वाले फिर से खोज में निकलते हैं। इस दौरान एक आदमी पेशाब करने के लिए अलग हो जाता है। अचानक उसे झाड़ियों से आवाज आती है, बकरी के मिमियाने की, और अगले ही पल उसका गला काट दिया जाता है। उसकी चीख सुनकर गांव वाले दौड़ते हैं। वे देखते हैं उसकी गर्दन ही गायब है। पूरा गांव दहशत में आ जाता है। पुलिस आती है। रात के लिए सख्त ऐलान होता है, सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसी रात बिट्टू रिंकी के पिता से शादी की बात करता है, लेकिन रिंकी का पिता उसे अपमानित करके भगा देता है। गुस्से में बिट्टू घर लौटता है। रत्नमाला उसका सामना करती है। उसके हाथ में भस्म होती है। वह भस्म फेंकती है, लेकिन वह शक्ति और भी ज्यादा हिंसक हो जाती है। वह रत्नमाला को गले से पकड़कर छत से लटका देती है और कहता है, मेरे रास्ते में मत आना वरना जान से मार दूंगा। डरी हुई रत्नमाला अगले दिन सुबह बस पकड़कर एक बड़े तांत्रिक के पास जाती है। वह तांत्रिक ध्यान लगाता है और एक खौफनाक कहानी उसके सामने आती है। एक बच्चे की कहानी जिसका नाम था अमरिक। कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे से जो अभी अभी इस दुनिया में जन्म लेता है, लेकिन उसके जन्म के साथ ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। माँ के मरते ही उसका पिता इस बच्चे को ही अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मान लेता है। वह बच्चे से नफरत करने लगता है। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है, उस पर जुल्म और भी बढ़ते जाते हैं। पिता उसे अक्सर मारता पीटता है और गांव वाले भी उसे भला बुरा कहने लगते हैं। कोई उसे अपना नहीं मानता। आखिरकार गांव वाले उसे गांव से बाहर अकेले रहने के लिए छोड़ देते हैं। वह बच्चा अकेला, तिरस्कृत और दर्द के साथ बड़ा होता है। समय के साथ अमरीक जवान हो जाता है। उसी गांव की एक लड़की से उसे सच्चा प्यार हो जाता है।
दोनों छुप छुप कर मिलते हैं। एक दिन वह लड़की अमरीक के झोपड़े में उससे मिलने जाती है, लेकिन गांव का एक आदमी उन्हें देख लेता है। वह भागकर गांव वालों को खबर कर देता है। यह सुनते ही गांव वाले भड़क जाते हैं। जो भी डंडा, जो भी हथियार उनके हाथ लगता है, उसे लेकर सैकड़ों लोग अमरीक के झोपड़े की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो झोपड़े के अंदर घुसते हैं तो एक खौफनाक दृश्य देखते हैं। लड़की जमीन पर पड़ी होती है, उसका सिर फटा हुआ होता है और पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। लड़की मर चुकी थी। अमरीक वहीं खड़ा होता है। गांव वाले पहले से ही अमरीक से नफरत करते थे। बिना कुछ सुने वे उसे घसीट कर बाहर निकालते हैं और फिर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। गांव वाले अमरीक को घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले जाते हैं। वहां उसे बेरहमी से मारा जाता है। मारने के बाद उसे पेड़ से बांध दिया जाता है। फिर दोबारा पीटा जाता है और अंत में एक कील उसके माथे पर रखी जाती है और हथौड़े से जोरदार वार किया जाता है। वहीं अमरीक की मौत हो जाती है। यही वजह थी कि जो आत्मा बिट्टू के शरीर में आई थी, वह अमरीक की आत्मा थी, जो गांव वालों से बदला ले रही थी। यह सच्चाई जानने के बाद रत्नमाला और वह बड़ा तांत्रिक बिना देर किए बिट्टू के गांव की ओर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो बिट्टू के घर पहुंचते हैं, लेकिन बिट्टू घर पर नहीं होता। वे उसके कमरे में जाकर तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उधर उसी समय बिट्टू रिंकी के साथ होता है। रात का समय है। बिट्टू रिंकी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही तांत्रिक मंत्र शुरू करता है, बिट्टू के शरीर में बेचैनी होने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, पूरी तरह काला। उसका चेहरा डरावना हो जाता है। रिंकी डर के मारे सन्न रह जाती है। वह कहती है, ये क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो तुम ठीक थे। लेकिन बिट्टू कुछ नहीं बोलता और अचानक वहां से भाग जाता है। डरी हुई रिंकी सीधे अपने घर पहुंचती है। उसका पिता उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बताती और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। इधर बिट्टू सीधे उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उसे वहीं बैठने पर मजबूर कर देता है। वह पूछता है, तुम कौन हो? इस शरीर को छोड़ दो। लेकिन आत्मा इनकार कर देती है। वह रत्नमाला को धक्का देकर गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। गांव वाले अब पूरी तरह सतर्क हो चुके होते हैं। वे जंगलों में मसाले लेकर जाल बिछा देते हैं ताकि वह पकड़ में आ जाए। बिट्टू सीधे रिंकी के घर पहुंचता है। रिंकी का पिता उसे अंदर आने से रोकता है, लेकिन बिट्टू उन्हें मारता है और गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। रिंकी डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप जाती है। बिट्टू उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। उसी समय रत्नमाला वहां पहुंच जाती है। वह बिट्टू के माथे पर भस्म लगाती है। बिट्टू तड़पने लगता है और जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में गांव वाले, तांत्रिक और रत्नमाला सब उसके पीछे होते हैं। भागते भागते बिट्टू गांव वालों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। जाल ऊपर उठ जाता है। गांव वाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। रिंकी समझ जाती है कि बिट्टू के अंदर भूत है। अगर गांव वाले उसे मार देंगे तो बिट्टू मर जाएगा। वह जाल खोल देती है, लेकिन गांव वाले फिर से उसे पकड़ लेते हैं। मारपीट शुरू हो जाती है। इस दौरान बिट्टू भी कई लोगों को घायल कर देता है। मार खाते खाते अमरीक को अपना अतीत याद आने लगता है। कैसे गांव वालों ने उसे मार मार कर खत्म कर दिया था। वह रोते हुए सच्चाई बताता है, मैंने उस लड़की को नहीं मारा, उसे उसके पिता ने मारा था, क्योंकि वह मुझसे प्यार करती थी। उसकी चीखें सुनकर माहौल बदल जाता है। रत्नमाला आगे आकर सबको रोकती है। वो कहती है, यह बिट्टू नहीं है, इसके अंदर एक आत्मा है। कुछ गांव वाले उसकी बात मानते हैं। अमरीक फूट फूट कर रोने लगता है। रत्नमाला उसे समझाती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो मेरा बेटा मर जाएगा। फिर बिट्टू का दोस्त उसे वह नुकीली कील देता है जो उसने उस रात पेड़ के पास पाई थी। जैसे ही वह कील बिट्टू के शरीर के पास लाई जाती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है। तांत्रिक आत्मा को एक शीशे की बोतल में कैद कर लेता है। बिट्टू बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह सब कुछ शांत होता है। बिट्टू ठीक हो चुका होता है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं।
बिट्टू गांव छोड़ने का फैसला करता है। वह रिंकी से मिलने जाता है। कहता है, मैं बाहर काम करने जा रहा हूँ, पैसे कमा कर लौटूंगा और तुमसे शादी करूंगा। रिंकी जवाब देती है, बिट्टू, तुम्हारे लिए इस गांव में कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर कभी वापस ना आओ। बिट्टू समझ जाता है। वह चुपचाप चला जाता है। वह उसी पेड़ के पास रुकता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, और यहीं यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह फिल्म देखने को मिले तो जरूर देखिएगा। कहानी, एक्टिंग और डर सब कुछ कमाल का है। खासकर अमरीक के किरदार ने इस फिल्म को यादगार बना दिया है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।